क्लास। ठीक है, आज की क्लास में हम यूथ कंपटीशन टाइम का 6 to 8 मैथ और साइंस करेंगे। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हम पढ़ेंगे सेकंड। ठीक है, तो सेकंड आइए बात करते हैं कौन सा है। सेकंड है हमारा, ठीक है, आज ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2019 क्लास 6 to 8 आपका ये भाग सेकंड है मैथ और साइंस का। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं। ठीक है, तो ये डेट है 8 दिसंबर 2019 का है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन सारे हम एक एक क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। ठीक है, जो भी डाउट होगा वो भी क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, ए गोडाउन इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 56 मीटर 42 मीटर एंड 10 मीटर respectively. How many maximum cuboidal boxes each measuring 2.8 meter multiply 2.5 meter and 70 centimeter can be stored into the godown? ठीक है, अब हिंदी में देख लेते हैं। एक घनाभाकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितनी है? 56 मीटर, 42 मीटर और 10 मीटर है। इसके अंदर अधिकतम कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि प्रत्येक डिब्बों की विमाएँ 2.8 मीटर गुणे 2.5 मीटर और 70 सेंटीमीटर है। ठीक, तो आइए क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। इसका घनाभाकार डिब्बे का आयतन, घनाभाकार डिब्बे का आयतन बताया गया है आपको कितना कितना। संख्याएं क्या क्या दी हैं, लंबाई दी गई है आपको, कितना लंबाई दी है, हाँ 56 मीटर, 42 मीटर और कितनी 10 मीटर। ठीक है, और क्या दिया है, और इसका आयतन दिया है कितना, आयतन है हमारा कितना, आयतन है 2.8 मीटर गुणे 2.5 मीटर गुणे में 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मीटर या सेंटीमीटर में सबको चेंज करना पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला होता है हमारा घनाभाकार डिब्बों की संख्या बराबर घनाभाकार गोदाम का आयतन बटे में क्या, प्रत्येक डिब्बों का आयतन। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा कितना है, 56 मीटर। ठीक है, दूसरा कितना है 42 मीटर, तीसरा कितना है 10 मीटर, बटे में क्या क्या है 2.8 मीटर, गुणे में कितना 2.5 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर को, मतलब ये हमारा क्या है सेंटीमीटर है ना, तो हम इसे 70 बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे ना, तो हमारा क्या आ जाएगा 0.7 मीटर। क्या आएगा 0.7 मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा बेटा 0.7 मीटर आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं 0.7 मीटर। ठीक है, अब इन सबको क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इन सब का जब गुणा करेंगे तो आएगा क्या 23,520 बटे में क्या आएगा, इन सबको गुणा करेंगे तो आएगा 4.9। ठीक है, 4 कितना आएगा 9 आएगा, तो एक अंक है यहाँ, एक अंक हम क्या करेंगे बढ़ा देंगे, तो हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा 49 में कर दो। ठीक है, तो ये हमारा 23,52,00 अपान में क्या 49। ठीक है, इन सबको भाग करेंगे तो आएगा आंसर हमारा 4800। कितना आएगा 4800। ठीक है, कैसे आया आप समझ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। ठीक है, द circumference of the base of a right circular cylinder is
500 528 centimeter and its height is 2 meter. What is the volume of the cylinder? Take pi equals to 22/7. किसी लंबवृत्तीय बेलन का आधार पर परिधि 528 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 2 मीटर है, तो बेलन का आयतन क्या आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 2 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 है। ठीक है, देख लेते हैं। लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि क्या होती है। लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, आधार की क्या परिधि, ठीक है। तो उसकी आधार की परिधि यहाँ पे दी है कितना, 528। कितनी दी है, 528 दी है। ठीक है, तो इक्वल्स टू करके लिख लेंगे। और उसके बाद इसको, ये सेंटीमीटर में है, किस में है, सेंटीमीटर में। तो हम मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। किस से भाग करेंगे, 100 से। तो हमारा क्या बना, 5.28, 5.28। ठीक है, अब क्या हुआ, परिधि बराबर 2 पाई आर बराबर क्या होता है, 2 पाई आर मतलब हमारी क्या होती है, बेलन के आधार की परिधि। तो कितने के बराबर है, 5.28 के। अब इसकी वैल्यू रख दें, 2 गुणे 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमें नहीं पता है, बराबर कितना, 5.28। ठीक है, तो आर बराबर क्या होगा, 5.28, 5 कितना 28, 5.28 गुणे में क्या 7 बटे में क्या 2 गुणे 22 बटे में क्या 2 गुणे 22। तो अब क्या हुआ हमारा, अब इनको सबको हमको कट करना है। ठीक है, तो जब कट करेंगे तो हमारा आर इक्वल्स टू आएगा कितना, 0.84 मीटर। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ठीक, और बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का क्या आयतन होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच मतलब 2 गुणे, हाँ, पाई का मान कितना 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू दी है 0.84, इंटू में 0.84। एच हमारी कितना है, एच हमारा है, एच हाँ, ऊंचाई कितनी दी है, 2। ऊंचाई क्वेश्चन में ही दिया गया है कितना, 2। ऊंचाई कितनी दी गई है, 2 दी गई है। ठीक है, तो 2 से गुणा कर देंगे। अब इनको गुणा और डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा 4.4352 मीटर क्यूब। ठीक है, आयतन की बात है तो ये किस में आएगा, मीटर क्यूब में। ठीक है, घन पूछा है ना, आयतन पूछा है तो मीटर क्यूब में आएगा। ठीक, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर is 227.2 centimeter square and the length of the perpendiculars from the opposition vertex to a diagonal are 7.2 centimeter and 8.8 centimeter. What is the length of the diagonal? किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों पर डाले गए लंब के लंबाइयाँ 7.2 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इस विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया चतुर्भुज के क्षेत्रफल दोनों लंबाई, मान लीजिए हम इनको लंबाई को मान लेते हैं क्या, L1 और L2, क्योंकि लंबाई हमें दिया नहीं है। ठीक है, और विकर्ण हमारा क्या होता है, विकर्ण होता है हमारा क्या, D। ठीक है, डायमीटर इसे D से प्रदर्शित करते हैं, तो हम इसे मान लेते हैं क्या है, D है। ठीक है, तो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 L1 प्लस L2 इंटू में क्या D, इंटू में क्या D। ठीक है, तो क्या करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना पूछ दिया है हमें, 227.2, 1/2 L1 कितना है 7.2, L2 कितना है 8.8। डायमीटर हमें दिया नहीं है तो क्या होगा,
इसका गुणा इसमें कर लेंगे, ठीक। या आप ऐसे करिए, 8 2 10, 8 7 15 16। ठीक है, इनको जोड़ लो, इनको क्या कर लो, जोड़ लो। 8, ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 8D, 227.2 बराबर 8D के। तो D बराबर कितने के, 227.2 बटे में कितना, 8 के। 227 बटे 8 कितना हुआ। अब ये हमारा डायमीटर आ जाएगा कितना, 28.4, 28.4 सेंटीमीटर, 28.4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इफ़ 5 3x + 4 - 8 6x + 7 = 9x - 8 देन द व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है क्या, 5 3x + 4 - 8 8 6x + 7 बराबर क्या, 9x - 8, ठीक है। तो 15x प्लस में क्या, 20 माइनस 8 6 48, एक्स प्लस में 8 7 56 माइनस प्लस 9 56 बराबर क्या, 9x - 8, 9x माइनस कितना हुआ, 8 हुआ। अब इनको क्या करेंगे, 48 में से 15, 48 एक्स 8 9 10 7 10 5 15, हाँ। इसमें ये हमारा 9x है, ये 15x है, ठीक है। 15x में से 9x घटे लेस होगा तो कितना आएगा, 6x। और 48x में से 6 जो ये है 6x लेस करेंगे तो कितना आएगा, 42x माइनस के साथ आएगा, ठीक है। माइनस क्योंकि 6 लेस होगा ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -42x - 28, क्या बचेगा यहाँ, 20 ये है, 20 ये है, और क्या 8 ये है। 20 में से 8 गया, कितना बचा, 20 में से 8 गया आपका, कितना हो गया, 12। और 56, यहाँ 56 है, 56 में से 12 लेस करेंगे कितना आएगा, 36 नहीं, 12 8 ये हमारा यहाँ हो जाएगा कितना, 8 28, 28 में से 56 लेस करेंगे कितना आएगा, 16, 16 में से 8 गया 8, ये हमारा आ गया कितना, 28, कितना है बेटा, हाँ 28 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितने के बराबर आ गया, माइनस ये -28 बराबर कितने के, 0 के। तो -42 एक्स बराबर कितने के, 28 के। तो एक्स बराबर -28 बटे में क्या, 42, 28 बटे में क्या, 42 बराबर -2 बटे में क्या, 3, ठीक है। 2 बटे में 3, तो एक्स का मान इतना आ गया। अब पूछिए वैल्यू किसकी, x² - 2x + 1 में एक्स का मान निकालना है, तो हम एक्स की जगह इसको रख देंगे, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, आप इसको करेंगे, ठीक। चलिए अब आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। मतलब ये आपको दिए गए हैं, ए बराबर 1, बी बराबर 3 और सी बराबर इतना। तो आपसे क्या पूछा है, इनकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। ठीक, ये आपको इसको और ए का ये मान दे दिया है, तो हमें निकालना है, कैसे करना है, चलिए देखते हैं। ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी स्क्वायर
में ए बराबर कितना दिया 1, बी बराबर कितने दिया -3, सी बराबर कितने दिया -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक ए की जगह 1 रख दें, 1, बी की जगह कितना 3 त्रिका 9, सी की जगह कितना -2 मतलब कितना -2 मतलब सी, हाँ -2 यहाँ लिख दें, क्या होगा +-2 ऐसे। ठीक है, ये हो गया। प्लस में बी स्क्वायर का मतलब क्या है -3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में -2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि सबकी वैल्यू ही रखा जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है -2। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस बी की वैल्यू -3 है, तो -3 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, अब देखो 1 + 9 मतलब 10 हुआ, 10 में से 2 लेस हुआ तो कितना हुआ 8 हुआ। ठीक है, प्लस में 9 3 त्रिका 9। ठीक है, और यहाँ क्या 1 1 1 3 त्रिका 9 9 1 10 9 1 10 10 4 14 कितना आया, यहाँ पे आ गया आपका 14। ठीक है, सॉरी प्लस में अब क्या आएगा, ये हमारा कितना है -2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 हो गया, तब 1 1 3 त्रिका 9 1 10 कितना हुआ 10। अब क्या करेंगे 8 + 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 84 126 आ जाएगा यहाँ, प्लस में 10 दूनी 20। ठीक है, ये अब उसके बाद कितना है 126 20 146, 146 में 8 जोड़ेंगे, 8 से 14 154, तो ये आपका राइट आंसर क्या आ गया 154। ठीक है, सिर्फ वैल्यू को पुट करके सॉल्व करना था। ठीक है, अब ये हमारे द एक्सप्रेशन x माइनस वाई ये दिया हुआ है आपको, किसके इसको इक्वल्स टू किसके है दिखाना है इन सब में से। ठीक, तो आइए देखते हैं। एक फार्मूला आपको पता होगा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, कौन सा है 6 है, क्वेश्चन नंबर क्या है कौन सा है 6 है। एक फार्मूला आपको पता होगा कि a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 इक्वल्स टू होता है ये माइनस बी और ए की पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बाद करना है पुट ऑन द वैल्यू। ठीक है, सब सिंपल सा हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। लिखा क्या, इक्वेशन हमें दिया है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इन सब की क्या करें, अब इसको विच इम्प्लाइज दैट क्या होगा, इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा एक्स पावर 3 माइनस वाई पावर 3 प्लस एक्स पावर 3 प्लस वाई पावर 3 माइनस एक्स पावर 3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई पावर 3। ठीक है, तो अब क्या करें हम, ये किसी रूप का दिख रहा है नहीं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसे लिख सकते हैं एक्स पावर 3 प्लस वाई पावर 3। ठीक है, ये वाला वाई की पावर 3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स माइनस क्या वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसे लिखा जा सकता है और किस रूप में, प्लस वाई की पावर 3। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स पावर 3 प्लस वाई पावर 3 प्लस में एक्स वाई। ठीक है, इसमें एक्स वाई कॉमन ले लें, क्या ले लें एक्स वाई माइनस एक्स बचा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये राइट आंसर हो गया।
इसको सॉल्व करने का एक तरीका और था कि इसके जो ये आपको दिए गए हैं इसमें, ठीक है, ये किसके साथ सेटिस्फाई कर रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा बी राइट आंसर होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द मीडियन मोड एंड रेंज फॉर द डाटा गिवन बिलो। एक क्वेश्चन हमारे सॉरी व्हाट इज़ द मीन ऑफ द मीडियन मोड एंड रेंज फॉर द डाटा गिवन बिलो। इसमें बहुलक माध्यक बहुलक और परिसर का माध्य क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मस्ट है, इसमें से आता है। तो आइए क्वेश्चन को कैसे करना होता है, ये हमें डिजिट दी गई हुई है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, माध्यक बहुलक और परिसर। माध्यक बहुलक और परिसर निकालना है। ठीक है, माध्यक बहुलक परिसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 7 है। ठीक है, नंबर्स हमें दिए गए हैं 11, 25, 0, 8, 25, 30, 44, 50, 30, 18, 20, 17, 11 और कितना 9। ठीक है, तो 24, 25 और 29 इस तरीके के अंक दिए रहते हैं। ठीक, तो हमारे पास कुल संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 टोटल संख्याएं हमारे पास। टोटल नंबर कितने हुए, टोटल नंबर हुए हमारे पास 17। टोटल नंबर हमारे पास कितने हुए, 17 हुए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब ये आंकड़ों का माध्यक कैसे निकाला जाए। जब विषम संख्या आ जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, ठीक, तो क्या करेंगे, 17 प्लस में 1 बटे में क्या 2 बराबर 18/2 मतलब कितना 9। कितना आ गया, 9 आ गया। तो 9वीं संख्या क्या होगी हमारी, 9वीं संख्या, इसको सबसे पहले हम किस रूप में लिख सकते हैं, घटते से बढ़ते के रूप में। तो ये हम मतलब सॉरी हम बताना भूल गए आपको। तो इसको लिखेंगे 0, 8, फिर उसके बाद लिखेंगे 8 के बाद कौन सी संख्या है, 9। हाँ, 8 के बाद क्या है, 9 है, फिर उसके बाद 11। एक बार 11 यहाँ आया, एक बार 11 यहाँ आया, तो दोनों संख्याएं लिख लेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 17, 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 24, 25, 25 फिर 25 फिर 25। ठीक है, 29 फिर 30, 44 और क्या है 50 है, क्या है 50 है। ठीक है, अब इन सारी संख्या इसमें क्या है, ये तो हो गया। ठीक है, अब आपकी 9वीं संख्या क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 9वीं संख्या आपकी क्या आएगी, 24 आएगी। 9वीं संख्या क्या होगी, 9वीं संख्या होगी आपकी 24। 9वीं संख्या क्या होगी, 24। ठीक है, आंकड़ों का बहुलक, बहुलक मतलब बहुलक का अर्थ होता है कि जो बार बार आए। ऐसी कौन सी संख्या है जो बार बार आई हुई है, देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, जो बार बार, हाँ, यहाँ सबसे अधिक बार क्या आया है, 25 आया है। कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो हम बहुलक लिख देंगे कितना, 3। बहुलक क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आंकड़ों का परिसर, आंकड़ों का परिसर निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है आंकड़ों का परिसर, आंकड़ों का परिसर, आंकड़ों का परिसर बराबर कितना के, आंकड़ों का परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस कितना, निम्न सीमा। उच्च सीमा कितनी है हमारी, सबसे बड़ी उच्च सीमा हमारी कितनी दिख रही है यहाँ पे हमें, उच्च सीमा सबसे बड़ा नंबर कितना है, 50 है। सबसे छोटा नंबर कितना है, 0 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो हमारी उच्च सीमा क्या है, 50 है, और निम्न सीमा क्या है, 0 है। तो हमारा आया 50 माइनस 0 बराबर कितने के, 50 के। दैट इज़ राइट आंसर। तो आंकड़ों का परिसर ऐसे ही निकलता है। ठीक, अब बात आती है किसकी, आंकड़ों के माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य, तीनों का माध्य निकालना हो तो क्या करेंगे, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। ठीक है, संख्याओं का योग बटे में क्या, बटे में पदों की संख्या, बटे में पदों की संख्या। ठीक है, तो क्या हुआ, बटे में पदों की संख्या। तो संख्याओं का योग,
संख्याओं का योग। अब देख लेते हैं संख्याएं कितनी कितनी थी। 24 है, 3 है और कितना है 50 है। कितना है 50 है। 24 3 और कितना है 24 है, 3 है और कितना है 50 है। तो इन सारे संख्याओं को जोड़ लेते हैं। ठीक, माध्यक, रुको भाई रुको। हाँ, तो ये बहुलक वाली संख्या जो है वो क्या है, कौन सी है 25 है। बहुलक वाली संख्या कौन सी है 25 है। ठीक है, तो अब चलो इनको जोड़ लेते हैं। 24 प्लस में क्या 25 प्लस में क्या 50 बटे में टोटल नंबर 3। ठीक है, 25 से 5 4 9 49 हुआ। 49 में 50 जोड़ेंगे कितना हुआ 99 हुआ। 99 बटे 3 कर देंगे कितना आएगा 3 त्रिका 9 33। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब इसके कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक गणितीय प्रमेय है, ए मैथमेटिकल थियरम इज a statement which is always true and does not need proof। ठीक है, ये statement whose truth or falsity is not known is a statement without sufficient evidence for proof। A statement that has been proven by logical arguments based on axioms। एक कथन जिसे अपकृतों और तर्क शक्ति द्वारा सिद्ध किया जाए। तो हमारा राइट आंसर यही होगा, क्योंकि सबसे अच्छा इन तीनों में सबसे अच्छा ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, थिंग्स which is equal to the same thing are equal to one another। This axiom which is basis to arithmetic and algebra is given by वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं वह एक दूसरे के बराबर होंगी। यह अपगृहित जो अंकगणित व बीजगणित के आधार है किसको दिया गया है, यूक्लिड को। किसको दिया गया है, यूक्लिड को। यूक्लिड को क्यों दिया गया, अगर पूछा जाए पाइथागोरस को नहीं, डेकार्टे को नहीं, आयलर को नहीं। ठीक है, तो किसे दिया गया यूक्लिड को। वस्तुएं जो एक समान वस्तु के बराबर हैं वह एक दूसरे के बराबर होंगी। यह किसने दिया, अंकगणित और बीजगणित का आधार किसने दिया, यूक्लिड ने दिया। ठीक है, यूक्लिड ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रूल दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, which of the following can be used as assessment strategy to encourage interdisciplinary in mathematics। गणित के अंत विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन योजना का उपयोग किया जाता है। प्रोजेक्ट परियोजना, फील्ड ट्रिप क्षेत्र भ्रमण और क्या वर्णन अवलेखन, ओलंपियाड आपका क्या है। तो राइट आंसर हमारा A वर्णन अवलेखन कैसे बच्चा कर पाएगा, जब पहले वो प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जाता है। पहले प्रोजेक्ट कोई देगा, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट अगर शिक्षक ने दे दिया, फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, क्षेत्र भ्रमण किसी ट्रिप पे ले जाएंगे तो वो अच्छे से हर एक चीज़ को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, ठीक, बहुत ही बेटर तरीके से वो परफॉर्मेंस कर सकता है। फिर ओलंपियाड, इसमें ओलंपियाड नहीं होगा। ठीक है, यह ओलंपियाड, तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, AB। ठीक है, क्यों होगा, गणित के अंत में विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए परियोजना, प्रोजेक्ट तथा क्षेत्र भ्रमण विधि द्वारा आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट और किस मेथड से है, प्रोजेक्ट मेथड से अथवा क्षेत्र भ्रमण मतलब चीज़ों जाके जब वो घूमेगा देखेगा तो उसे अपने खुद से अनुभूति होगी कि ये चीज़ें कैसे हैं और कहाँ से आई। ठीक है, which method can be used to prove the sum of two even integers is always even। किस विधि में यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है।
डायरेक्ट प्रूफ मेथड ऐसा है जिसमें ये सारी चीज़ें क्या कहती हैं, दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम रहता है। प्रत्यक्ष उत्पत्ति की इस प्रकार तथ्यों से सिद्ध किया जा सकता है। किस मेथड से? प्रत्यक्ष से। ठीक है, दो सम पूर्णांकों का सदैव हमेशा क्या होता है? सदैव सम ही रहता है। जैसे 2 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा? 4 आएगा। 4 में 4 जोड़ें क्या आएगा? 8 आएगा। 4 में अगर, तो इस तरीके से अगर सम में सम जुड़ रहा है तो उसका आंसर सम आएगा। किसने दिया? प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष उत्पत्ति है। ठीक है, इसका राइट आंसर डायरेक्ट प्रूफ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर प्रमोटेड बाय मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी स्टेज? विजुअलाइजेशन, ट्रांसपोजिशन, मेमोराइजेशन, जनरलाइजेशन, एस्टिमेशन, अनुमान लगाना, सामान्यीकरण करना, कंठस्थकरण। वही कंठस्थ बिल्कुल नहीं करना है, बच्चों को रोड लर्निंग नहीं देनी है। ठीक है, तो पक्षांतर करना, मार्गदर्शन करना। तो इसमें ए, बी, डी और ई, जो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ए, बी, डी और ई। तो हमारा राइट आंसर क्या है? आपका डी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज लीस्ट लाइकली टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एमंग स्टूडेंट? निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी? कौन सा ऐसा होगा? ठीक है, कैलकुलेट, formulate any two situations to represent the equation 7x plus 3 equals to 24. ठीक है, a student calculated the volume of a right circular cylinder of radius 3.5 centimeter and height 10 centimeter as 38.5 centimeter cube. Where did she go wrong? Calculate the volume of a right circular cylinder of radius 3.5 centimeter and height 10 centimeter. That is right answer. ठीक है, संभावना सबसे न्यूनतम कम इसी में होगी। ठीक है, क्योंकि ये सारे आपको सोचने के लिए क्या कर रहे हैं? मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, which of the following elegance with the overall objective of achieving mathematics and all as per NCF 2005 क्या है? 5 है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है? किससे क्या है? संरेख है। फर्स्ट, टेक्स्ट बुक्स शुड ओनली इंक्लूड प्रॉब्लम ऑफ एवरेज डिफ़िकल्टीज। पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित प्रश्न केवल सामान्य कठिनाइयों वाले होने चाहिए? नहीं। कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिशियंस फ्रॉम डिफरेंट regions and different social group should be highlighted। विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणतज्ञों के योगदानों की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। दैट इज़ राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, मैथमेटिकली टैलेंटेड स्टूडेंट्स शुड बी ग्रूम्ड इन आइसोलेशन। गणित के निपुण विद्यार्थियों को एकाकीपन तो बिल्कुल नहीं, एकाकीपन नहीं, सबके साथ सबका विकास। ठीक, इट शुड बी acknowledged that mathematics is meant for selected few students। यह मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्वपूर्ण कुछ विशिष्ट विद्यार्थी के लिए है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सेकंड होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, which of the following is considered as a characteristic of an effective mathematics classroom? ठीक है, it is emphasized that mathematics is essentially a concrete subject। महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है। मल्टीपल वेज ऑफ अप्रोचिंग ए प्रॉब्लम आर इनकरेज्ड। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भाई प्रोत्साहन का हमारा क्या है? पॉजिटिव थिंग। ठीक है,
इस तो हमारा राइट आंसर यही होगा। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग ए न्यू प्रॉब्लम आर नीटली डेमोन्स्ट्रेट ऑन द बोर्ड बाय द टीचर। अध्यापक द्वारा एक नई समस्या को हल करने के चरणों को कुशलता से बोर्ड पर निरूपित करना पड़ेगा। ग्रुप वर्क एंड ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डिस्करेज्ड। समूह में कार्य और समूह में समस्या सुलझाने को हतोत्साहित करना चाहिए। आपका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। Which of the following is a desirable practice in the context of teaching and learning of measurement of volume? आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? फर्स्ट, encourage precise calculation right from the beginning. Begin by introducing student to the volume of 2D figure. Encourage student to figure out ways to calculate the volume of diversion of different objective. ठीक है, बिगेन बाय, तो राइट आंसर हमारा क्या यही होगा, क्योंकि विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों और आयतन के परिकलन के प्रयासों की कल्पना के लिए क्या करना चाहिए? हमें उत्साहित करना चाहिए। बच्चे को जब उत्साह भरेंगे तो वो कई चीज़ें जो उसको लगता होगा नहीं कर सकते भाई, हम नहीं कर पाएंगे, तो मोटिवेशन चीज़ें उसे प्रोवाइड करनी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, तो जिससे उसके अंदर की प्रतिभा जागृत होगी और वो क्या करेगा? अच्छी चीज़ों को बुरी चीज़ों को भी पॉजिटिव वे में लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। बिगिन बाई राइटिंग द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। प्रारंभ में एक घन का आयतन के सूत्र लिखना। भैया ये तो रटा रटाया है, लिख लेगा। विद्यार्थियों को प्रारंभ में दो विमाओं वाली आकृतियों की आयतन की जानकारी देना। नहीं, प्रारंभ में सटीक परिकलन को सटीक शॉर्ट मेथड का यूज़ नहीं करना है, शॉर्ट मेथड का यूज़ नहीं करना है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following not true according to the Piaget view of children's understanding to space? ठीक है, राइट आंसर इसमें से क्या नहीं है? राइट आंसर इसमें से क्या नहीं है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो जो नेगेटिव सेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंस कौन दे रहा? प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइडियाज फॉलोज ए हिस्टोरिकल रेदर देन ए लॉजिकल ऑर्डर। ज्यामिति बोध की गणितीय ऐतिहासिक क्रम में होती है, ना कि तर्कसंगत क्रम में। नेगेटिव सेंस तो दे रहा है। आगे देखते हैं हम। अर्ली अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस इज फॉर्म्ड बाय चाइल्ड सेंसरी मोटर एक्सपीरियंस। बच्चों में दिक् स्थापन की प्रारंभिक समझ उनके ज्ञानेंद्रिय प्रेरक अनुभवों को से उत्पन्न करती है। कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिफरेंट विजुअल एंड, ये भी आपका सही दिशा दे रहा है। प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइडियाज फॉलोज टू आइडेंटिटी फॉलोज ए डिफिनिट ऑर्डर। ज्यामितीय बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम से अनुसरण करती है। तो हमारा नेगेटिव सेंस यही दे रहा है। ठीक है, ना कि तर्कसंगत क्रम में। ये वैल्यू दी गई है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? राइट आंसर आपका क्या होगा? 46 होगा। सब की वैल्यू रख देनी है और इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्या यदि 8 अंकों वाली संख्या इतनी है, ठीक है, तो हमें 2 अंक नहीं दिए गए हैं, 2 अंक हमारे पास मिसिंग है, एक्स और वाई दिए हैं। द डिविजिबल इज डिविजिबल बाई 88, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x प्लस if an 8 digits number 30x 08667y is divisible by 88, then what is the value of 3x plus y? ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। राइट आंसर यही होगा। ठीक है, कैसे होगा? एक दिन हम आपको पूरा मैराथन की क्लास लेंगे, उसमें सब अच्छे से समझाएंगे। ठीक है।
अब इस वाले को ये वाला क्वेश्चन मुझे डाउट है तो देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन्स प्राइम आर देयर बिटवीन द इंटीजर्स 1 to 100। पूर्णांक 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मकों की संख्या कितनी होती है भैया? अभाज्य युग्मक 8 आते हैं। कैसे आते हैं? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है। ऐसी जो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। जैसे 1 से 100 तक का अभाज्य संख्या कितनी? 2 3 5 7 5 7 11 13। 11 में से 13 घटा 2 बचा ना। 17 में से 19 गया 2 हुआ। 23 में से 29 में से 31 घटा कितना हुआ? 2 बचा, ठीक है। तो इसी तरीके से 49 59 61 मतलब यहाँ पे 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 87 88 89 और 97। 1 से 100 तक का अभाज्य युग्म क्या होगा? 1 और 2 3 5 7 17 और 19 होगा। तो इस तरीके से इनका अभाज्य युग्म क्या बनेगा? टोटल अभाज्य युग्म हमारे कितने आते हैं? 8 आते हैं, ठीक है। कितने, अगर आपसे पूछा जाए 1 से 100 तक में कितने अभाज्य युग्म आएंगे तो 8 अभाज्य युग्म आते हैं, ठीक है। और कैसे आते हैं? ऐसी दो संख्याएं जिनका अंतर क्या होता है? 2 होता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? अभाज्य युग्म कहलाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसमें निकालना है। तो ये इफ़ 21168 इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है इसकी पावर, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। 21 168 को जब इसका मतलब हम क्या लेंगे? वर्गमूल एक, या इसे हम एक मासा या लासा के रूप में भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारा क्या है? 21 168, इसे कुछ इस तरीके से भाग करते ना, तो ये हमारे पास आपके क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू क्या? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 7 इंटू 7। तो 2 की पावर कितनी आई? 4 आई। फिर उसके बाद 3 की पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाए, इंटू 7 की पावर स्क्वायर आ जाएगा। तो ए इक्वल्स टू हमारा एक घात, क्या है? घात। ए इक्वल्स टू कितना हुआ? 4। तो बी इक्वल्स टू कितना होगा? 3। सी इक्वल्स टू कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फार्मूला हमारा लिखा है, निकालना किसी में है? 4a माइनस 5b प्लस सी। 4a माइनस 5b प्लस सी, ठीक है। तो 4 गुणे 4 माइनस 5 गुणे 3 प्लस 2, ठीक है। 4 चौका 16 15 प्लस 2, ठीक है। तो 16 15 16 4 19, नहीं 16 2 18 18, हाँ 18 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा? हमारा राइट आंसर होगा 3, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। let x be the least number which when divided by 8 12 20 28 35 leaves a reminders 5 in each case। what is the sum of the digit x? सारे पदों को जोड़ा जाए तो कितना आएगा? इनको जब ना इनका लासा सबसे पहले निकाल लेते हैं तो इनका लासा आएगा 840। संख्या में भाग देने पर कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितना? 5 बचेगा। ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो वो संख्या हमारी क्या होगी? 840 और प्लस में 5 जोड़ देंगे तो 845 हो गई। अब x अंकों का योग करने के लिए इन सबको अलग अलग करके जोड़ लेना है। तो 845 को 8 4 12 12 5 17, तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ? 17 हुआ, ठीक। what number should be subtracted from each of 50 61 92 107, so that the numbers so obtained in this order are in पैराग्राफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसको कैसे करेंगे? इस प्रकार के प्रश्नों में विकल्प माध्यम में हल करना उचित होगा। मतलब इसके हम क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन, इसके ऑप्शन को लेकर के सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारे पास 50 है, 60 है, 70, तो सभी पहले 19 को घटाएंगे, 18 को, 14 को, सब
तो 23 को घटाएंगे तो नहीं आएगा। हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा, 17 होगा। तो 17 सभी पदों में से घटा देते हैं। 33, 44, 75, 100 आ जाएगा। तो इनका अनुपात निकाल देंगे, ठीक है। तो इनका अनुपात और समानुपात में लिख लेंगे। तो 33 अनुपाते 44 समानुपाते 75 अनुपाते 100। तो क्या हो जाएगा हमारा 11 से सबको का 11 तिहाई 33, 11 चौक 44। अब 5 से इसको काटें, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100। तो ये अनुपात हमारा 3 अनुपाते 4 समानुपाते, सॉरी दिखा नहीं। चलिए ये हम विकल्प में ए को लेते हैं, मतलब 17 वाले को ले करके देखते हैं, तो हमारा वो राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन को उठाना पड़ेगा, जो राइट आंसर सेटिस्फाई करेगा उसी को हम राइट क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ ए क्वेश्चन कितना आया, 17 आया, ठीक है। 17 आया। हमें वैल्यूज़ दी गई हैं 50, 61, 92 और 107, ठीक है। तो इसमें लेस कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा, 33 अनुपाते 44 समानुपाते 75 और अनुपाते 100। तो इसको 11 तिहाई 33, 11 चौक 44, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100। तो हमारे पास अनुपात क्या बना, 3 अनुपाते 4 समानुपाते 3 अनुपाते 4। तो राइट आंसर ये हुआ। ए सम ऑफ इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, 26। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। ऑल द 3 साइड्स हैव लेंथ्स इन सेंटीमीटर एंड इंटीजर्स। देन हाउ many such the parameter of a triangle is 12 centimeter if all the three sides have length in centimeter in integers. Then how many such different triangles are possible, ठीक है। किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयाँ 12 सेंटीमीटर पूर्णांकों में है तो इस प्रकार के विभिन्न त्रिभुज क्या होंगे। त्रिभुज भैया हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज। तो ये हमारे 3 प्रकार से बनेगा, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ द, ये क्वेश्चन है इधर 29 में क्या पूछा गया है, द triangles of the quadrilaters are in the ratio of 3:5:7:9. What is the difference between the least and the greatest angles of the quadrilater, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3, 5, 7 और 9 को जोड़ लें, ठीक है। इसमें यक्स करके फिर चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 होता है। तो इन सबको जोड़ के 360 से भाग कर देंगे। तो 3, 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15, 7, 24। यक्स बराबर कितने के, 360 के। तो यक्स बराबर 360 बटा क्या कर देंगे, 24 कर देंगे। बटे में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। सॉरी 24 बटे 360 बटे 24 जब करेंगे तो राइट हमारा यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 15। यक्स की वैल्यू, ये जो यक्स आया इसकी वैल्यू 3, 5 और 7 और 9 में रख देंगे। तो क्या हुआ, 15 तियाँ 45, क्या बनेगा, 15 तियाँ 45, 3 ये हो गया। फिर उसके बाद 15 × 9 मतलब 135 बन जाएगा। और क्या, अब फिर अभिष्ट कोण का अंतर, इन दोनों कोणों का अंतर जब घटाएंगे, 135 में से 45 घटाएंगे तो टोटल आएगा हमारे पास 90। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है। यहाँ राइट आंसर दिया है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। तो ये हमारा कौन सा है, बी ऑप्शन में कौन सा है, थर्ड है। 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर। ये हमारे कैसे समकोण बनाते हैं, ये हमारा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है। कैसे बनाता है, समकोण त्रिभुज बनाता है। समकोण त्रिभुज निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 61 का स्क्वायर बराबर 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो इन जैसे देखो 61 का स्क्वायर कितना आएगा, 37, 21
तो 60 का एक 6 छक्के 36, 36 आ गया, 11 में 121 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे, इसके बराबर आएगा, तो ये क्या होगा हमारा, एक पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ये चीज़ें समकोण बना रही हैं। क्या बना रही हैं? समकोण त्रिभुज बना रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन हमने 6 to 8 के कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन में हमें थोड़ा डाउट था, तो हम इसको देख के आपको आगे करवाएंगे। ठीक, तो मुझे पूरी आशा और उम्मीद के साथ ये आज यहीं पे संपन्न करते हैं कि आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, इन सॉल्व पर मत मतलब आप फोकस करिए। ठीक है, लेकिन मतलब मेरे समझाने पे। ठीक है, क्योंकि जिनका फर्स्ट टाइम होगा उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, या किसी भी कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें समझ आपको डाउट कोई भी डाउट होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ठीक, तो इसी तरीके से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही हमें पूर्णतः पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और किस तरीके से आने वाले क्वेश्चन मतलब बन सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।